हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भूपेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय उपेंद्र सर पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती से रिलेटेड कुछ मैथ के क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड पीएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद हम कंटिन्यूस सिलेबस शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कांस्टेबल एंड पीएससी का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। देखते हैं। देखो, 4 पेपर हुए थे इस साल, चारों पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 10x + 5 रेशियो 42x + 8 5:8 का तिगुना अनुपात है तो x³ ज्ञात करें। इफ 10x + 5 रेशियो 42x + 8 इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो 4 5:8 फाइंड x³। तो देखो, यहां पर हमें दिया है, देखो सबसे पहले देखो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है इसको समझें। ट्रिप्लीकेट रेशियो इसको बोलते हैं तिगुना अनुपात। क्या बोलते हैं इसको भाई? तिगुना अनुपात। अच्छा, ये होता क्या है? मान के चलो 2 नंबर है, ए और बी उनका रेशियो है A/B। तो A/B का जो ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा वो होगा AQ/BQ। भाई A/B का जो ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा वो कितना होगा? AQ/BQ। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 10x + 5 रेशियो में दिया है तो बटे में भी लिख सकते हैं। 42x + 8 42x + 8 ये वाला 5/8 का ट्रिप्लीकेट रेशियो है। भाई ये वाला जो दिया है हमें, ये 5/8 का तिगुना अनुपात है। तो इसका मतलब है इसका हमें क्यू करना पड़ेगा। भाई क्या करना पड़ेगा? क्यू करना पड़ेगा। तो यहां पे ये हो जाएगा 5 का क्यू और ये कितना हो जाएगा? 8 का क्यू। अब देखो यहां से आगे 10x + 5 / 42x + 8 5 का क्यूब कितना होगा? 125। 8 का क्यूब होगा 512। कितना होगा? 512। तो देखो यहां पर अगर हम इसको ऐसे गुणा करके करें और x का मान निकालें तो उसमें टाइम लग जाएगा। हमसे इस क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछ रहा है वो x³ की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको x का मान निकालना पड़ेगा और यहां से अगर हम x का मान ऐसे करके निकालेंगे तो टाइम लगेगा। देखो हमेशा ध्यान रखें, यहां पर ऊपर वाला क्या दिया है? 125 दिया है और इस संख्या को मुझे 125 बनाना है। तो 5 तो इसमें पहले से है, हमें इसको 120 बनाना है। भाई 10x को 120 बनाने के लिए x का मान क्या होना चाहिए? 12 धाड़े 120 और 5 कितना हो जाएगा? 125। ऐसे ही देखो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 12 पुट करूं तो देखो 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2 12 चौका 48 और 2 50 504 में 8 जोड़ूंगा 512। तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो x का मान कितना आ गया? 12। x का मान 12 आ गया। हमसे पूछा है x³ बता दो, तो x की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1728। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1728 आएगा। तुमको ऐसे करके गुणा भाग नहीं करना है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो गया। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन है भाई, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। देखो इसमें दिया है 40 का वर्ग, तो 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई का 40% और का चौथाई भाग बताओ। तो बस ये डायरेक्टली हो जाएगा। देखो 4 से 40 को काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 गुणा 10%। 10% का मतलब आ जाएगा 10/100। 2 0 से 2 0 कटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 160। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 160। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करें। इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड द प्रॉफिट गोज अप टू 5 टाइम्स फाइंड द प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें कहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए। भाई देखो सुनो भाई, एसपी की बात चल रही है पहले, तो विक्रय मूल्य 1 से कितना हो गया? 3 गुना। तो पहले वस्तु 1 यूनिट में बेची जा रही थी, अब 3 यूनिट में बेची जा रही है।
तो लाभ भी 5 गुना हो जाता है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 से 5। प्रॉफिट कितना हो गया 1 से 5। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया? विक्रय मूल्य तो बढ़ा भाई 2 यूनिट और प्रॉफिट कितना बढ़ गया 4 यूनिट। देखो सुनो भाई, जब किसी आर्टिकल को 1 रुपए में बेचा जा रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था कुछ, लेकिन जैसे ही इस पे 2 बढ़ा, मतलब 2 ज्यादा में इसको बेचा तो प्रॉफिट 4 बढ़ गया। तो प्रॉफिट भी तो उतना ही बढ़ना चाहिए था भाई, जितने ज्यादा में बेचा गया है पहले से उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए था। तो इसका मतलब है मैं 4 यूनिट को 2 के बराबर रख सकता हूं यहां से। भाई प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी, क्योंकि जितने ज्यादा में बेचा गया है उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका मतलब है 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 4 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 4 का भाग अगर 2 में दूंगा तो 0.5 बार जाएगा। 4 का भाग अगर 2 में दूंगा तो 0.5 बार जाएगा। और 1 यूनिट का मान ही क्या है? प्रॉफिट पहले वाला। तो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा था? 0.5 का। लेकिन अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5 यूनिट है। 5 यूनिट आ जाएगा 5 25 2.5। इसका मतलब ये है जब आर्टिकल को 1 यूनिट में बेचा जा रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था 0.5, लेकिन जब इस आर्टिकल को 3 में बेचा जा रहा था तो प्रॉफिट हो गया 2.5। कैसे? देखो जरा भाई, 1 रुपए में बेचा गया है 1 यूनिट में, तो इसमें क्या क्या चीज शामिल है? इसमें सीपी भी शामिल है और प्रॉफिट भी शामिल है। तो प्रॉफिट कितना हुआ था जब 1 में बेचा गया? 0.5। तो यहां पर प्रॉफिट 0.5 है, तो सीपी भी कितना होगा? 0.5, क्योंकि बेचा कितने में गया है? 1 यूनिट में। लेकिन अगर जब 3 में बेचा गया है, मैं तो ये क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, सीपी कितना है? 0.5, प्रॉफिट कितना है? 0.5। तो इसका मतलब है जितने में खरीदा उतने में बेचा तो 100% प्रॉफिट। भाई जितने रुपए में तुमने आर्टिकल को खरीदा उतने रुपए में बेच दिया तो प्रॉफिट कितना परसेंट आएगा? 100%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 100% आएगा। लेकिन अगर हम क्लैरिफिकेशन में देखें, देखो यहां पे सीपी कितना होगा? वही 0.5 दूसरी कंडीशन में, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ यहां पे? 2.5। क्लियर हो रहा है ना? जब विक्रय मूल्य 1 था तो प्रॉफिट 0.5, जब विक्रय मूल्य 3 हुआ तो प्रॉफिट 2.5। तो हमसे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, सीपी कितना है? 0.5, सॉरी प्रॉफिट कितना हुआ? 0.5, सीपी कितना है? 0.5 और गुणा 100%। ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 100%। सीधी सी बात है, जितने रुपए में सामान खरीदा उतना ही लाभ कमा लिया, तो तुमने उसको दुगने में बेच दिया और दुगने में बेच दिया तो 100% का प्रॉफिट कमा लिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स रुपए 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है, उसका लाभ क्या है? देखो भाई, एक्स है कोई, इसने 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा। भाई खरीद रहा है तो इसका मतलब है क्रय मूल्य कितना है? 42,000। सीपी हो गया स्कूटर का 42,000 और वह 6,000 रुपए मरम्मत पर खर्च करता है। तो भाई देखो 42,000 में खरीद कर लाया, लेकिन लागत मूल्य में क्या क्या चीज होती है? देखो लागत मूल्य में सब आ जाएगा उसने जितना खर्चा किया है। तो सीपी कितना है? 42,000 और 6,000 उसने मरम्मत पर खर्च किया, तो इसका मतलब है टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 42 और 6 48,000, क्योंकि उसको जो स्कूटर है वो 48,000 रुपए में पड़ा, लेकिन उसने उसको बेच दिया 54,000 रुपए में। तो एसपी कितना है? 54,000 रुपए। हमेशा ध्यान रखें जब 2 संख्याएं दी हैं तो उनका रेशियो बना लें। अब देखो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, इसको काटूंगा मैं तो ये कितनी बार कटेगा? 2 से, सॉरी 6 अट्ठे 48 और 6 नम्मा 54। अब देखो कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 8 पर। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? 1 यूनिट का प्रॉफिट बटे 8 गुणा 100%, तो आंसर आ जाएगा 12.5%। इसका मतलब है उसको उस स्कूटर पर 12.5% का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए 110 लागत वाली एक वस्तु रुपए 104.5 में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई थी? तो देखो 110 रुपए लागत वाली वस्तु 104 रुपए में बेची गई है, छूट यहां पे आती है, वहां पे मार्क प्राइस भी आता है। तो इसका मतलब है उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है, मार्क जो प्राइस है उसका वो कितना है भाई?
110 रुपए। उस वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 110 है, लेकिन उस पर कुछ छूट दी गई है तो उसको कुछ सस्ते में बेचा गया है। 110 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 104.5 रुपए में बेचा गया है, तो हमसे पूछ रहा है उस पर कितनी छूट दी गई। 110 में से 104.5 घटाएंगे तो 5.5 की छूट दी गई। कितने पर दी गई? 110 पर, और गुणा कर दो 100 का। तो पॉइंट हटाएंगे, यहां से एक जीरो खत्म, जीरो से ये जीरो खत्म, तो 11 का भाग 55 में देंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 5% आएगा। उस वस्तु पर जो छूट दी गई है वो कितनी दी गई है? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपए और 3 वर्षों में 1680 रुपए हो गई है। ब्याज दर ज्ञात करें। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1600 in 2 years and 1680 in 3 years. Find the ratio of interest. देखो भाई सुनो, अब बात चल रही है यहां पे सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है। तो कोई धनराशि 2 साल में हो गई है भाई, कितनी हो गई है? 2 साल में 1600 रुपए, और 3 साल में वही धनराशि हो गई है 1680 रुपए। तो देखो कोई प्रिंसिपल था भाई, कोई धन था। अगर धन 2 साल में 1600 हुआ तो इसका मतलब है ये अमाउंट होगा, ये क्या होगा? अमाउंट। और वो 3 साल में 1680 हुआ तो ये भी क्या होगा? अमाउंट। भाई कोई प्रिंसिपल है, उस पर ब्याज लगी, ब्याज लगने के बाद 2 साल में 1600 हुआ, फिर उस पर और ब्याज लगी, तो 3 साल में कितना हुआ? 1680। हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। अब एक बात बताइए, ये चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, इसीलिए हर साल का जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाता है। देखो सुनो भाई, ये जो प्रिंसिपल था ये पहले 2 साल के लिए ये प्रिंसिपल हुआ, 2 साल बाद ये धन कितना हुआ? 1600 क्या हुआ यहाँ पर? अमाउंट। लेकिन जब ये धन 3 साल में इतना हुआ तो इसका मतलब है ये 2 साल के बाद वाला जो अमाउंट है ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। भाई तीसरे साल के लिए जो ब्याज लगेगा वो 1600 रुपए पर लगेगा, तो यही जो 2 साल के बाद वाला अमाउंट है ये तीसरे साल के लिए किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का। तो इसका मतलब है हमारे पास प्रिंसिपल भी है और अमाउंट भी है, तो इसका मतलब है कोई राशि जो 1600 रुपए है वो 1 साल में कितनी हो गई है? 1680। क्योंकि भाई 1 साल का ब्याज ही तो लगाया 1600 पर, तो बस रेट निकाल देंगे। रेट परसेंट कितनी आ जाएगी? 1600 रुपए पर कितना ब्याज मिला है? 80 रुपए। किस पर मिला है? 1600 पर, और गुणा आएगा 100%। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? देखो भाई सुनो, अब बात चल रही है हाफ ईयरली। किसकी बात चल रही है? अर्धवार्षिक। 1 साल में पूछा है हमसे, तो 1 साल में हाफ ईयर अगर हम बनाए तो कितने हो जाएंगे? 2 6 महीने के। भाई 1 साल की बात चल रही है, लेकिन ब्याज की जो गणना हो रही है वो हाफ ईयरली हो रही है, तो 1 साल में 6 मंथ हो जाएगा, 1 हाफ, और दूसरा हाफ भी क्या हो जाएगा? 6 मंथ। क्लियर है भाई? तो ब्याज की जो रेट थी वो 4% है। कितनी है? 4%। लेकिन ईयरली है भाई वो 4%, और हमें चाहिए हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली जो ब्याज की जो रेट है वो कितने परसेंट हो जाएगी? 2%। तो पहले 6 महीने के लिए जो ब्याज होगी, दर होगी वो 2%। ऐसे ही दूसरे 6 महीने के लिए ब्याज की दर कितनी होगी? 2%। अब देखो पहले 2% बढ़ा, फिर 2% बढ़ा, तो इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव। अभी मैं तुम्हें जब सिलेबस कराऊंगा कंटिन्यूअस तो उसमें ये सब बताऊंगा। भाई जब ब्याज दर पहले 2% थी, फिर तुरंत बाद 2% लगी, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव। और सक्सेसिव के लिए क्या करते हैं? x + y + xy बटे 100। तो यहां से अगर मैं रेट परसेंट निकालूंगा इन दोनों की एनुअली, तो कितनी आ जाएगी वो सक्सेसिव रेट? 2 + 2 + 2 गुणा 2 बटे 100, x + y + xy बटे 100। ये कौन सा कंसेप्ट है? जब किसी आर्टिकल को पहले x% बढ़ाया गया, फिर y% बढ़ाया गया, तो ये कितना आ जाएगा? 4 + 100 का भाग 4 में देंगे तो 0.4, तो ये आ जाएगा 4.04%।
तो यहां से रेट परसेंट कितनी आ गई 4.04%। और प्रिंसिपल कितना दिया है 25,000 रुपए की राशि। तो प्रिंसिपल अगर 25,000 रुपए है तो यहां से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी होगी 25,000 का 4.04%। तो 25,000 गुणा 4.04 बटे 100। देखो 2 जीरो से ये पॉइंट खत्म, यहां से 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, और 2 से 404 कटेगा 202 बार। तो इसका मतलब है यहाँ पे 5 है भाई, और 404 कट गया 202 बार, 5 का गुणा कर दो तो CI कितनी आई 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 1,010 रुपए CI आई। हमसे पूछा है कि धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट में अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में CI जोड़ देंगे। प्रिंसिपल कितना है 25,000 रुपए, CI कितनी है 1,010 रुपए, ये जोड़ दो भाई, आंसर आ जाएगा 26,010 रुपए। कितना आ जाएगा 26,010 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है भाई, ए ने रुपए 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद रुपए 37,000 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। ए बिगेन अ बिजनेस विद रुपए 75,000, बी जॉइंस आफ्टर सम टाइम विद रुपए 37,500। भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हिंदी में 75,000 और 37,000 दिया है, इंग्लिश में 75,000 और 37,500 दिया है। चलो देखते हैं, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स मंथ्स डिड वी जॉइन इफ द प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1 एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो भाई 75,000 37,000 से नहीं कटेगा, लेकिन 37,500 से कटेगा, तो 37,500 ही लेना है। देखो सुनो, ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया, बात चल रही है साझेदारी की। ए और बी ने एक बिजनेस शुरू किया, उन्होंने कुछ धन लगाया, धन को बोलते हैं कैपिटल, पूंजी। तो ए ने लगाए 75,000 रुपए, ए ने कितना धन लगाया 75,000, बी ने जो धन लगाया वो लगाया 37,500। अब देखिए यहां पे अगर मैं धन का रेशियो निकालूं तो 37,500 का दुगुना होता है 75,000, तो रेशियो कितना आएगा 2:1। तो इसका मतलब है दोनों ने जो व्यापार में जो पूंजी लगाई है उसका जो रेशियो है वो कितना है 2:1। अच्छा, इनको जो वर्ष के अंत में लाभ हुआ है उसका रेशियो है 3:1, तो इनके जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है 3:1। साझेदारी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, साझेदारी का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है भाई, एक ही कंसेप्ट होता है, उसी पे आधारित होते हैं सारे क्वेश्चन, कि पूंजी और समय का जो गुणनफल होता है वो प्रॉफिट के बराबर होता है। देखो सुनो भाई, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल गुणा टाइम, पूंजी और समय का गुणनफल लाभ के बराबर होता है। तो यहां पर प्रॉफिट दिया है लेकिन हमें टाइम चाहिए भाई, टाइम कैसे निकालोगे, टाइम निकालने के लिए प्रॉफिट में कैपिटल से भाग देना पड़ेगा। तो टाइम निकाल लो, प्रॉफिट में कैपिटल से भाग दे दो, जब 2 का भाग 3 में देंगे तो 3/2 आएगा, और जब 1 का भाग 1 में देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये आ गया 3:2। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसमें लिख रहा है कि ए ने 75,000 के साथ व्यापार शुरू किया, बी कुछ महीने बाद शामिल हुआ, और यही पूछ रहा है कि बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट जो रेशियो दिया है ये वर्ष के अंत में दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि बी कुछ समय बाद साझेदारी में शामिल हुआ। तो इसका मतलब है ए तो व्यापार में शुरू से था, ए ने व्यापार शुरू किया था, तो इसका मतलब है ए तो शुरू से एंड तक उस व्यापार में रहा है। तो इसका मतलब है जो प्रॉफिट जो बांटा गया है वो वर्ष के अंत में बांटा गया है, तो ए पूरे 12 महीने तक व्यापार में रहा है। तो इसका मतलब है ए का जो टाइम है वो 3 यूनिट है, और 3 यूनिट का मतलब हो गया 12 मंथ। ए ने पूरे 12 महीने व्यापार किया, तो 3 अगर 12 के बराबर है तो 3 चौका 12, तो 2 चौका 8 मंथ। इसका मतलब है बी व्यापार में सिर्फ 8 महीने रहा है, तो बी कितने महीने बाद आया होगा भाई 4 महीने बाद, क्योंकि व्यापार 1 साल तक चला है और वो 8 महीने रहा है, तो बी शामिल हुआ। बी कब शामिल हुआ 12 - 8 बराबर 4 मंथ्स बाद। क्लियर है भाई, बी शामिल हुआ 4 महीने बाद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? देखो भाई, इसमें कहा गया है कि एक छात्र के जो मार्क्स हैं भाई, एक छात्र के जो मार्क्स हैं वो 68 से 88 हो गए थे। एक छात्र के जो मार्क्स हैं वो कितने बढ़ गए थे? 20। तो एक छात्र के जो मार्क्स हैं उस जो 20 बढ़े हैं उसकी वजह से जो एवरेज है वो 0.5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? एवरेज 0.5। लेकिन जो एवरेज 0.5 बढ़ा है वो हर स्टूडेंट का बढ़ा होगा। तो मैंने तो देखो एवरेज में, एवरेज का कंसेप्ट क्या है, एवरेज कैसे निकालते हैं? देखो तुमने एवरेज निकालने के लिए पढ़ा होगा, एवरेज बराबर होता है सम बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां से अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, क्या आएगा भाई? या सम निकालें यहां से। देखो भाई सुनो, एवरेज अगर मैं n का गुणा एवरेज में कर दूं तो बराबर क्या आएगा? सम आएगा। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालें तो एवरेज का मल्टीप्लाई को किसके बराबर रख दें? सम के। तो यहां पर देखो सुनो भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट गुणा एवरेज कितना बढ़ा? एवरेज 0.5 बढ़ा। तो एवरेज ये 0.5 बढ़ा है, ये हर स्टूडेंट में बढ़ा होगा। और ये किस कारण बढ़ा? क्योंकि सम कितना बढ़ गया? 20। सम कितना बढ़ा? 20। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे 20 बटे 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 40। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। छात्रों की संख्या है 40। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से दुगुना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? भाई 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, और तीनों की इफिशियंसी की बात चल रही है। तो इसमें कहा है कि ए तो बी से दुगुना कुशल है, ए बी से कितना कुशल है? दुगुना। और आगे कहा है बी सी से तिगुना कुशल है, बी सी से कितना कुशल है? तिगुना। तो देखो ए के बारे में पता चलेगा पहले बी पता हो, और बी किससे रिलेटेड है? सी से। तो मान लो सी की जो इफिशियंसी है वो कितनी मान ली मैंने? 1। तो बी सी से तिगुना कुशल है तो 1 तिया कितना आएगा? 3 आएगा। और ए इससे दुगुना कुशल है तो 3 दूनी कितना आएगा? 6। तो यहां से हमने क्या किया? ए बी और सी की तीनों की हमने इफिशियंसी का रेशियो निकाल लिया। अब हमसे कहा है इसमें कि सी अकेले कोई काम 30 दिन में करता है तो तीनों मिलकर। तो देखो सी की इफिशियंसी, देखो तुमने पढ़ा होगा इफिशियंसी गुणा डे बराबर आ जाएगा इफिशियंसी गुणा D2। तो इफिशियंसी सी अकेले कोई काम, तो सी की क्षमता 1 30 दिन में करता है, तीनों मिलकर तो तीनों की क्षमता 6 और 3 9 और 1 10। कितने दिन में करेंगे? D2 पूछ रहा है। 0 से 0 कट गया तो D बराबर कितना आ गया? 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 डेज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है भाई, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उस दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? देखो सुनो भाई, इसमें क्या है, हमें टाइम दिए हैं, दोनों टाइम दिए हैं, 250 वाला भी दिया है, दूसरा भी दिया है। तो पहला वाला जो टाइम है वो कितना है? 4 घंटे, 4 आवर्स टाइम। पहले उसको लग रहे थे 4 घंटे, लेकिन अब उसको दूरी 4 घंटे की बजाय कम में तय करनी है। कितने में उसको तय करनी है? 1 घंटे 40 मिनट में। 1 घंटे 40 मिनट में। देखो सुनो भाई, 4 घंटे और यहां पर मिनट है तो घंटे को मिनट में चेंज कर लेंगे। 4 घंटे में 240 मिनट, 1 घंटे 60 मिनट और 40 मिनट 100 मिनट। मिनट से मिनट कटा, 0 से 0 कट गया तो ये कितने कट जाएगा? 2 से 12 बार और 2 से कटेगा 5 बार। तो देखो टाइम का रेशियो 12:5 है। अब देखो यहां पे ध्यान दें, हवाई जहाज को एक डिस्टेंस तय करनी है भाई। पहले ये गया है 250 की रफ्तार से, कितने की से? 250 की से। लेकिन अब इसको वही दूरी जानी है भाई, जितना 250 की रफ्तार से जा रहा था वही दूरी उसको जानी है, लेकिन समय कम लगना चाहिए।
इसका मतलब है डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब है समय और चाल एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में होते हैं। तो टाइम का रेशियो अगर 12:5 है तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:12। कितना हो जाएगा, 5:12 है। तो जब वो 5 की रफ्तार से जा रहा था तो उसको नहीं, सॉरी, जब 5 यूनिट का मतलब कितने रफ्तार से जा रहा था, 250 से, तो 5 यूनिट का मतलब कितना है, 250 किलोमीटर पर आवर। तो 5 का 250 कितना गुना है, 50 गुना। तो 12 में अगर 50 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई, जब वो 250 की रफ्तार से जा रहा था तो 4 घंटे लग रहे थे, लेकिन जब 600 की रफ्तार से जाएगा तो 1 घंटे 40 मिनट में उस दूरी को कवर कर लेगा। इसका मतलब है उस वायुयान की जो रफ्तार है वो कितनी होनी चाहिए, 600 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? देखो सुनो भाई, अगर बस नहीं रुके तो इसका मतलब है विदाउट रुके हुए, अगर वो नहीं रुके तो उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। भाई 1 घंटे में 45 किलोमीटर, 1 घंटे में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, तो इसका मतलब है उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। अगर वो नहीं रुकती है, अगर वो नहीं रुकती है विदाउट स्टॉप तो 45 की रफ्तार है, लेकिन अगर वो रुक रुक कर चले तो उसकी रफ्तार है 36 किलोमीटर पर आवर विद स्टॉप। रुकने को अगर हम लगाएं तो उसकी स्पीड कितनी रह जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है कि बस 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। जब कभी ऐसा सवाल आता है बस के स्टॉपेज वाला जो सवाल होता है, देखो यहां पर जो स्पीड थी 45 से घटकर कितनी हुई, 36, तो स्पीड में कितने की कमी आई, 9 किलोमीटर पर आवर की कमी आई। तो बस की जो स्पीड है वो 9 कम हो गई कितने में, 45 में, तो उसका जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, 9/45। लेकिन ये घंटे आएगा, क्या आएगा, घंटे। लेकिन उसने पूछा है कि बस कितने मिनट रुकती है, तो कितने मिनट रुकती है, तो इसको 60 का मल्टीप्लाई करके 9 से ये 5 बार कट जाएगा तो 1/5, और घंटे को मिनट बनाएंगे तो 60 का मल्टीप्लाई, और 5 से ये कट जाएगा 12 मिनट, तो आंसर कितना आएगा, 12 मिनट। तो इसका मतलब है बस जो है वो हर घंटे 12 मिनट रुकती है, तब उसकी स्पीड कितनी रह जाती है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखो भाई, किसी आयत की जो लेंथ है और ब्रेथ है उसका रेशियो कितना है, 5:6, और इस आयत का जो एरिया दिया है वो कितना दिया है, एरिया दिया है 6750। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का रेशियो। लंबाई का रेशियो किससे पूछ रहा है, एरिया से। तो आप जानते होंगे भाई आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है, देखो यहाँ पे रेशियो में दी है तो इसको 5x मान लो और चौड़ाई को कितना मान लो, 6x। तो एरिया हो जाएगा लंबाई 5x और चौड़ाई 6x बराबर कितना है, 6750, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25, 1350 बार, और 6 से इसको काट देंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो 225 आ गया x स्क्वायर बराबर। तो x बराबर इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 15, तो x का मान 15 आ गया। तो लंबाई कितनी है, 5x है, x का मान 15, 15 गुणा 5 लंबाई हो जाएगी 15 75। और एरिया कितना है, एरिया तो क्वेश्चन में दिया ही है 6750। इसका रेशियो हमें निकालना है, इसको काट देंगे भाई, 25 तिया 75, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175, फिर दोबारा काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 1:90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करो। देखो सुनो भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात चल रही है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000। 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो इसमें 11 से भाग दिया जा रहा है,
और इसमें 13 से भाग दिया जा रहा है। तो भाई हमें ऐसी संख्या निकालनी है 4 अंकों की सबसे छोटी जो 11 से पूरी तरह विभाजित हो और वो 13 से भी पूरी तरह विभाजित हो। तो देखो अगर यहां पर मैं देखूं 11 का भाग अगर मैं दे के देखूं 1010 में 1000 में, तो 11 नंबर 99 आएगा। यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1 और ये 0 आएगी। अब देखो 11 का भाग 10 में नहीं जा रहा पूरा पूरा, लेकिन अगर ये 10 की जगह 11 होता तो 11 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाता। इसका मतलब है इसे 0 की जगह अगर यहाँ पर 1 होता तो ये संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाती। तो इसका मतलब है 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1001। देखो 11 नंबर 99 बचा 1 और फिर 11 का 11 में पूरा पूरा जा रहा है। ऐसे ही 13 की बात चल रही है, तो देखो 13 का भाग दो 1000 में, 13 सत्ते 91 बच्चे 9 90। और ये देखो ऐसे यहाँ पे हो रहा है 13 सत्ते 91। अगर ये संख्या 90 की जगह 91 होती तो ये 13 से विभाजित हो जाती। इसका मतलब है ये संख्या 1 कम है। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा तो ये 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 13 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1001। तो 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1001, 13 से विभाजित होने वाली 1001, और हमसे कहा है कि संख्या के अंकों का योग। अच्छा देखो सुनो भाई, 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और इन दोनों का फिर गुणनफल। तो सम ऑफ डिजिट और पूछ रहा है इसमें अंकों का योग। तो अंकों का योग कितना हो गया? 1 और 1 2। इसके अंकों का योग कितना हो गया? 2। और इन दोनों का पूछ रहा है गुणनफल, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेषफल ज्ञात करें। देखो भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 3 अंक की स्मॉलर संख्या होगी 100। कौन सी होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100। लेकिन ये 13 से विभाजित होनी चाहिए। तो 13 के देखो 13 से अगर विभाजित होनी चाहिए तो देखो 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104। तो 3 अंकों की 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 104, जो कि कैसी है? 13 से विभाजित। 3 अंकों की 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 104। इस संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, तो शेषफल ज्ञात करें। तो 104 को अगर 16 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? तो 16 छिके 96 और बचे कितने? 8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात करें। देखो 6561 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 6561 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा? देखो 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के में आता है। एक अंक यहां से छोड़ दो। 65 से छोटी स्क्वायर संख्या 8 8 64 तो 8। तो 6561 का वर्गमूल 81 या 89 आएगा। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। तो ये 65 जो है वो 64 के नजदीक है कि 81 के? 64 के नजदीक है, क्योंकि 64 से एक 64 और 65 में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये छोटी संख्या के नजदीक है, तो छोटा वाला सही होगा। तो 6561 का स्क्वायर रूट कितना आया? 81 आया। और इस 81 को इसके स्क्वायर रूट से भाग दिया जाता है। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 9। तो इसका मतलब है 81 को 9 से भाग दिया जाता है। तो परिणाम ज्ञात करें। तो 81 में 9 का भाग दे दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। बस हो गया। 6561 का स्क्वायर रूट निकाला, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाला, 81 में फिर 9 से भाग दिया, तो आंसर कितना आ गया? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? देखो सुनो भाई, वृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो व्यास को दोगुना कर लो या रेडियस को कर लो, बात बराबर है, क्योंकि रेशियो में क्या होता है? देखो सुनो, रेडियस का रेशियो लिख लो और व्यास क्या होता है? रेडियस का दोगुना, R1 और R2।
तो 2 से 2 कट जाए, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है रेडियस को जितना गुना करेंगे व्यास भी उतना ही गुना होता है। तो इसमें कहा गया है कि वृत्त के व्यास को दुगुना किया गया, तो इसका मतलब है रेडियस को कितना किया गया? दुगुना किया गया। तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एरिया देखो पाई में कोई चेंज नहीं होना है, बस रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया कितना हो गया? पहले रेडियस 1 थी तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 हो गई तो 2 का स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया? 1 से 4। तो कितना गुना हो गया एरिया? 4 गुना। भाई 1 था 4 हो गया, कितना गुना हो गया? 4 गुना। बस इतना ही पूछा है, कितना गुना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समाप वर्त्य द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करें। देखो सुनो भाई, कोई संख्या थी x, कौन सी मान ली मैंने? x। तो x को पहले 3003 से गुणा किया गया, तो गुणा कर दिया मैंने। इसके बाद इसको 7, 11 और 13 के लासा से विभाजित किया गया। भाई लासा क्या होगा? अभाज्य संख्या का लासा क्या होता है? जैसे 2 और 3 अभाज्य संख्या है तो लासा 6 आएगा, 3 और 5 अभाज्य संख्या है तो लासा 15 आएगा। तो हमेशा अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसे ही 7, 11 और 13 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनके गुणनफल से भाग दे दो। तो 7 गुणा 11 गुणा 13। किसी संख्या को पहले 3003 से गुणा किया, फिर 7, 11, 13 के एलसीएम से भाग दिया और फिर उसको स्वयं से विभाजित किया। स्वयं का मतलब उस संख्या को फिर x से विभाजित किया। तो परिणाम ज्ञात करें। बस x से x कटेगा, 11 से इसको काट दो, 11 दूनी 22, बचे 8, 80, 11 सत्ते 77 और 11 तिया 33। 13 से इसको काट दो, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 और 7 का भाग 21 में देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और पीएससी के एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। लेकिन इसमें क्या है कि 3 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछे गए थे, मतलब लाइन से, पाई चार्ट से और बार ग्राफ से। तो वो 3 क्वेश्चन और करा दे रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो भाई, इसमें एक लाइन ग्राफ दिया है और लाइन ग्राफ में क्या लिख रहा है देखें। एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने के एक प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलोग्राम था। रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में किलोग्राम में उसके वजन को दिखाता है। पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा है। तो बस इतना सा बताना है कि कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिसमें पिछले महीने की तुलना में उसका वजन बढ़ा है। तो आप लाइन ग्राफ देखें तो लाइन ग्राफ में देखो पहला जो दिया है 1 से 2 कॉलम दिया है, उसमें 93 से 87 हो गया है उसका वजन, तो घटा है। 87 से 89, तो ये बढ़ा है। 87 से फिर हो गया 89, तो ये बढ़ा है। दोबारा में फिर 89 से 78 घटा है और 78 से 82 ये बढ़ा है और 82 से 75 घटा है। तो उसने पूछा है पिछले महीने की तुलना में कौन से महीने में बढ़ा है। तो एक तो इस महीने में बढ़ा है और एक इस महीने में बढ़ा है, तो कितने महीनों में बढ़ा है? 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2। 2 महीने ऐसे हैं जिनमें उस महिला का जो वेट है वो पिछले महीने की तुलना में बढ़ा है। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन है बार आरेख का, इसको देखें भाई। बार आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या को दिखाता है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितने % कम थी। देखो बार ग्राफ दिया है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि संग्रहालय में सैटरडे को जो आने वाले थे वो गुरुवार को आने वाले से कितने % कम थे। तो देखो सैटरडे के आगंतुक देख लो और संडे के देख लो, रविवार के, वो सैटरडे के और गुरुवार के, सॉरी थर्सडे के। तो सैटरडे को जो आने वाले थे वो कितने लोग थे? सैटरडे को 200। सैटरडे को जो आगंतुक थे वो 200 थे और थर्सडे को कितने थे? 500। थर्सडे को कितने थे? 500। तो ये 200 है, ये 500 से कितना कम है ये पूछा है। तो 2 0 से 2 0 कट गए। 5 से 2 कितना कम है? 3 कम है। तो 5 से 2 3 कम है, तो 3 कितना कम है? 5 से 2 सॉरी 2 5 से कितना कम है? 3। तो 3 कम है, किससे कम है? 5 से और गुणा 100। 5 से इसको काटेंगे 20 बार तो आंसर कितना आ जाएगा? 60%।
लास्ट वाला जो क्वेश्चन बचा है वो पाई चार्ट से पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो भाई इसमें क्या दिया है, खराद मशीन का उपयोग करके आइटम ए तैयार होने में 12 घंटे लेती है और आइटम बी 15 घंटे लेती है। आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय आइटम बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय से कितने % कम है। देखो भाई सुनो, इसमें दो पाई चार्ट दिए हैं। कितने दिए हैं? 2। ये तो है आइटम ए और ये है आइटम बी। तो आइटम ए तैयार हुआ कितने घंटे में? 12 घंटे में। ये 12 घंटे में तैयार हुआ और ये आइटम बी कितने घंटे में तैयार हुआ? 15 घंटे में। तो इसमें हमसे पूछा है, अच्छा इसमें देखो अलग अलग दिए हैं ऐसे करके। तो यहां पर दिया है टर्निंग दिया है। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बस ये चित्र बना लें। टर्निंग 41% है। ड्रिलिंग पूछा है, ड्रिलिंग कितना है? 25%। चलो मैं ड्रिलिंग लिख लेता हूं। इसमें ड्रिलिंग कितना है? 25%। और आइटम बी में जो ड्रिलिंग है वो कितना है? आइटम बी में जो ड्रिलिंग है वो 33% है। कितना है? 33%, क्योंकि ड्रिलिंग की ही बात चल रही है क्वेश्चन में। तो देखो ये पूरा पाई चार्ट होता है ना, इसमें ये 100% होता है पूरा, और ये भी कितना होगा? 100%। तो देखो इस 100% प्रोसेस को पूरे होने में कितने घंटे लगे थे? 12। और इस 100% प्रोसेस को पूरे होने में कितने घंटे लगे थे? 15। तो इसका मतलब है 100% अगर 12 के बराबर है तो ड्रिलिंग कितना है? 25%। तो ड्रिलिंग की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहां से 25% की, तो इसका चौथाई है। तो 12 का चौथाई कितना हो जाएगा? 3। तो यहां पर जो ड्रिलिंग है उसको कितना घंटा लगा है? 3 घंटे। अच्छा, आइटम बी तैयार होने में 15 घंटे लगे और ड्रिलिंग कितना है? 33%। तो इसका मतलब है 100% जो आइटम है, जो प्रोसेस चली है इस आइटम बी में 100%, उसको तैयार होने में कितने घंटे लगे हैं? 15 घंटे। और उसमें से ड्रिलिंग का पूछ रहा है, तो ड्रिलिंग कितना है? 33%। तो लगभग 100 का 33 1/3 है, तो 15 का लगभग 1/3 कितना हो जाएगा? 5 घंटे। तो हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है कि आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय। तो आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय 3 घंटे है। आइटम बी के लिए लगने वाले समय से कितना कम है? तो 5 घंटे से 3 घंटे कितना कम है? 2। तो 5 घंटे से 3 घंटे 2 कम है, तो 2/5 गुणा 100%। तो आंसर आ जाएगा 20 दूनी 40% एप्रोक्स। भाई एप्रोक्स क्यों आया? क्योंकि मैंने यहां पर 5 घंटे ले लिया है 33% का मान, जबकि ये पॉइंट में आएगा तो आपका जो आंसर है वो 40% के आसपास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 25, बी ऑप्शन है 66.67, सी ऑप्शन है 39.39%। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 39.39%। और डी ऑप्शन है आपका 100। तो हमेशा ध्यान रखें, जब संख्याएं नहीं कट रही हैं, पॉइंट में जा रहा है, तो एप्रोक्स ले लें। वैसे देखो 100% अगर 15 के बराबर है तो 33% 5 से कुछ ज्यादा आएगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसके एप्रोक्स में ले लिया 5 घंटे। तो एप्रोक्स में क्या हुआ? कैलकुलेशन आसानी से हो गई, 40% आ गया। और 40% के एप्रोक्स में आंसर कौन सा है? 39.39%। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल और पीएससी का पेपर सॉल्व कराया है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।